नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज किसान संगठनों और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के बीच हुई बैठक खत्म हो गई है। बैठक को लेकर कृषि मंत्री तोमर ने दावा किया है कि बैठक सकारात्मक रही है और इसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तोमर ने किसान संगठनों की बैठक 5 दिसंबर को फिर से बुलाई है। वहीं हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाली टिकरी बॉर्डर पर IBC 24 के संवाददाता नासिर गौरी भी मौजूद हैं। उन्होंने किसान आंदोलन का जायजा लिया। दोपहर 12 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ में बैठक चल रही थी, लेकिन अभी भी बैठक बेनतीजा रही है। अब फिर से 5 तारीख को ये बैठक बुलाई गई है। 4 चरणों की ये बैठक हो गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सार्थक रही है, लेकिन किसान क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हो? बैठक हो गई। बिल्कुल सर, ये जो सरकार अपनी, ये जो मोदी सरकार है ना, अपनी इतनी गंदी राजनीतियां हमारे सामने खेल रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 3 ਐਡੀਨੈਸ ਸਾਰੇ ਖਤਮ नहीं करता, जो साड़ियाँ किसानों की मांगा पूरी नहीं करता, उन्हें कृषि दिल्ली में रहेंगे, टल बजा जाएंगे कि दिल्ली को है कर जाएंगे। क्या करेंगे? क्या आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? आप भी हिस्सा ले रहे हैं। हम इस आंदोलन को, ऐसा आंदोलन आज तक हमने अपनी 30 साल में हो गए, आज तक ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा। 1947 में आज़ादी के बाद आप पहला आंदोलन है। और भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। क्या कहेंगे? खाना बना रहे हैं सबके लिए। ये सबके लिए, पेट भरने के लिए किसान बनाता खाना आप खुद जड़ा मर्जी छक सकता, तुम भी छक सकते हो। एक बात सुन लवे हुण मोदी, हम तो सिर धरती ला के बाजी आ गया हाँ दिल्ली में। या तो वो कानून रद्द कर दे, या हमारी लाश जाएगी इस ट्राली में, हुण जींदा नहीं मुड़ेगा। फिर किसान ये आपदा हक रद्द करा के जाएगा। आप देख सकते हैं किसान है आर पार की लड़ाई की मूड में है। उनका कहना है कि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है। आखिर देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच में कब समझौता होता है, कब बिल वापस होता है, या किसी और पर होता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के सामने नासिर गौरी, IBC 24। और किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में एक क्लिक के जरिए पैसे ट्रांसफर किए हैं। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार की इस कवायद को किसानों को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने उपचुनाव से ठीक पहले 26 सितंबर को किसान कल्याण योजना लॉन्च की थी। उस समय 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की आचार संहिता लागू थी, लिहाजा उन्हें छोड़कर बाकी के जिलों के 5,77,000 किसानों के खाते में पहली किश्त 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब बच गए उन्हीं जिलों को 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए की ये राशि ट्रांसफर की गई है। महोदय जी यहाँ से रिमोट दबा करके उस योजना को पूरे आज 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत डाले जा रहे हैं। ये लगातार डाले जाते रहेंगे और किसान का नंबर 6 महीने में एक बार लगभग इन्हीं तारीखों में आता रहेगा। लगभग 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। उपचुनावी जीत हासिल कर अपनी सरकार को स्थायित्व मिलते ही अब सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। और यही वजह है कि कभी वे फिल्म नायक अनिल कपूर की तरह नजर आते हैं तो कभी एक कड़क प्रशासक के रूप में दिखते हैं। लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान को जानने और समझने वाले लोगों के लिए उनकी ये नई कार्यप्रणाली चौंकाती जरूर है। एक मामले में मैं साफ हूं और सरकार स्पष्ट और दृढ़ है। हमारा मंत्र है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए माफिया बोरिया बिस्तर बांध लें और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोई माफिया, कोई तस्कर, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश मध्य प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका रुद्र अवतार नजर आ रहा है। देश भर में अपनी सॉफ्ट छवि के लिए फेमस शिवराज सिंह चौहान की इस एक्शन रोल को लेकर चर्चा जोरों पर है।
मध्य प्रदेश में गुंडे माफियाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्शन लिया, उसके बाद एक सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी इमेज बनकर उभरी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ऐसे राजनेता बनकर उभर रहे हैं जो प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद के साथ ही सरदार पटेल की कार्यशैली पर चलते नजर आ रहे हैं। देखो, बहुत स्वाभाविक रूप से जब जिस काम की आवश्यकता होती है उस प्रकार का एक्शन करना पड़ता है। 15 महीने में कांग्रेस ने जिस प्रकार से माफिया राज को और गुंडागर्दी को बढ़ाया, तो उसको तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सख्ती करना ही पड़ती है। जिस प्रकार से हौसले बुलंद हुए थे गुंडे बदमाशों के 15 महीने में, उनको ठीक करने के लिए ज़्यादा सख्ती शिवराज जी को निश्चित तौर पर करना पड़ रही है और करना ही चाहिए। सड़कों पर उतरकर जनता के बीच सरकार के कामकाज की समीक्षा, प्रदेश भर में गुंडे बदमाशों को लेकर मुहिम चलाकर सख्ती, उपचुनाव से पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी किया, आला अफसरों के साथ ही कमिश्नर कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर काम शुरू करने के निर्देश दिए। काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की सीआर रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में चौथी बार सत्ता की कमान संभालने के बाद जिस तरह से उनके द्वारा अपने सचिवालय में लाए गए अफसरों को तैनात किया गया है, उससे ही उनकी मंशा साफ नजर आना शुरू हो गई थी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के इस रुद्र अवतार को लेकर कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदर मचे घमासान से जोड़कर देख रही है। बैलेंस वाली सरकार इसलिए नया रूप दिखा रहे हैं जानबूझ के, ताकि अपने तेवरों से अपनी कुर्सी कायम रख सकें। कई लोग कुर्सी खसकाने में लगे हुए हैं, कुर्सी पर संकट है, कई लोगों की कुर्सी पर निगाह है। एक बड़ा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक स्तर पर चल रहा है। भूपेंद्र सिंह बड़े 3 हफ्ते बाद भोपाल आए, मिंटो हॉल के कार्यक्रम में नहीं गए, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। जो मंत्री बनने की कवायद है उसको लेकर लॉबिंग चल रही है, संघर्ष है, सिंधिया जी का भी दबाव है, टिकाऊ बिकाऊ में भी झगड़ा है, तो उनको रूप तो दिखाना पड़ेगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। शिवराज सिंह के एक्शन को लेकर प्रशासन में बेचैनी की स्थिति साफ देखी जा सकती है। दरअसल इस बार शिवराज सिंह चौहान सुशासन को भी सरकार की प्राथमिकता में रखकर चल रहे हैं। यही वजह है कि वे इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसी कारण मुख्यमंत्री के बदले हुए तेवरों का असर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और इधर डबरा सीट से चुनाव हारने के बाद शिवराज कैबिनेट में मंत्री इमरती देवी का इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश इन दिनों राजनीतिक बेशर्मी का केंद्र बना हुआ है। बिना विभाग के मंत्री पद की शपथ, हार जाने के बाद भी मंत्री बने रहना और इस्तीफे के बाद कैबिनेट बैठक में शामिल होना निर्लजता की पराकाष्ठा है। मिश्रा ने सवाल पूछा कि एक निर्वाचित सरकार को बिकने के बाद गिराकर अब और कितनी कीमत वसूलोगे। उठते सवालों पर इमरती देवी ने कहा कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, अब सीएम क्यों नहीं मंजूर कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। आपको बता दें कि 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 3 मंत्री चुनाव हार गए थे, जिसमें इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एंदल सिंह कंसाना के नाम शामिल थे। चुनाव हारने के तुरंत बाद ही एंदल सिंह कंसाना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि इमरती देवी और मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कुछ दिन पहले अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा है। हालांकि इन तीनों के इस्तीफे अभी तक मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछो, उन्हें क्यों स्वीकार नहीं किया। मैंने तो दे दिया, ठीक है, वो क्यों स्वीकार नहीं कर रहे, क्यों मुझे मंत्री बना, जो पूछिए आओ ना उनसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को खारिज किया। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल सरकार की मंत्रिमंडल के विस्तार की कोई तैयारी नहीं है। जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार नए साल के शुरुआती हफ्ते में हो सकता है। दरअसल उपचुनाव के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार दिसंबर महीने के शुरुआती हफ्ते में ही हो जाएगा। मंत्रिमंडल में खाली पड़े 6 पदों को शिवराज सिंह चौहान सिंधिया खेमे और बीजेपी के सीनियर नेताओं से भरेंगे, लेकिन सीएम शिवराज के बयान के बाद अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले दावेदारों को महीने भर का इंतजार और करना पड़ेगा। सर, मंत्रिमंडल विस्तार काफी अटकलें लग रही हैं सर। जब होगा तो अटकलें शांत हो जाएगी। सर, जल्द होगा।
और भोपाल में बीजेपी के पंचशील नगर के मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद प्रशिक्षु बनकर प्रशिक्षण लेने पहुंचे और इस कार्यक्रम में वीडी शर्मा के साथ जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण बीजेपी की चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं में इन कार्यक्रमों से बहुत सारी बातें सुनी, समझी और समझाई जाती हैं। प्रशिक्षण में बीजेपी का हर उम्र का नेता शामिल होता है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने और ईदगाह का नाम गुरु नानक टेकरी करने का बीजेपी अध्यक्ष ने भी समर्थन किया। वीडी शर्मा ने कहा कि नाम परिवर्तन जनभावनाओं से होता है। अगर जनता नाम बदलना चाहती है तो सरकार विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और एक विचार पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति को सीखने के लिए हम सबको, मुझे भी उसकी जरूरत है। बिल्कुल है, होशंगाबाद की जनता भी ये चाहती होगी। नर्मदापुरम एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है और माँ नर्मदा को लेकर जो दुनिया के अंदर माँ नर्मदा के बारे में लोग जानते हैं, तो एक नर्मदापुरम जिसको हम लोग प्रचलन के उसमें उपयोग भी करते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन की ट्रायल के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो वैक्सीन के ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनेंगे। दरअसल कोवैक्सीन के लिए वॉलंटियर नहीं मिलने के बाद उन्होंने बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए वो आज ही डॉक्टर से बात करेंगे। प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कई जगह नशीली दवा पकड़ने की कार्रवाई भी की गई है। वहीं एमपी के थानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी लगने से पारदर्शिता आएगी। आज वास्तव में कोरोना का टीका लगाने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर बहुत। मैं खुद तैयार हूँ वॉलंटियर बनने के लिए। मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगा। मेरा आज जेल में प्रोग्राम है, वहाँ और भी बात करूंगा। ऐसा नहीं वॉलंटियर नहीं मिल रहे। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी रहे और शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री बने प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए कमलनाथ पर नाकामी के आरोप लगाए हैं। तोमर ने कांग्रेस सरकार के समय अपनाई गई नीतियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाने के मुद्दे पर कहा कि इस मामले में सीएम से बात करने के बाद ही वो कुछ कह सकते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों ऊर्जा मंत्री तोमर बिजली विभाग की जानकारी लेने के लिए प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा करके अगले 6 महीने में वो अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सौभाग्य योजना घोटाले की जांच वो अपने स्तर पर करवाएंगे। उत्पादन जो फैक्ट्रियां हैं जो उत्पादन कर रही हैं बिजली का, इन जगहों पे जाएं, देखें। इसकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेने के बाद हम लोग अपनी रणनीति आगे बढ़ाएंगे। और प्रदेश में घर घर बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना में फर्जीवाड़े की तादाद तमाम हदें पार हो गई है। पिछली सरकार ने इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बताकर जांच शुरू की थी, लेकिन अब तक जांच ठंडे बस्ते में है। खुलासा हुआ कि साल 2017 से 2018 के बीच प्रदेश के कई जिलों में सौभाग्य योजना के तहत हुए फीडर सेपरेशन और घर घर बिजली पहुंचाने के काम में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें कहीं काम किए बगैर ही कागजों पर विद्युतीकरण बता दिया गया, तो कहीं पुराने पोल और ट्रांसफार्मर को नया बताकर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार की ये इंतहा प्रदेश के मंडला, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली, सिवनी, बालाघाट, भिंड, मुरैना और धार जिले में हुई है। जांच ठंडे बस्ते में जाने के बाद कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं ऊर्जा मंत्री जांच की बात कर रहे हैं। हम मांग करते हैं इस सरकार से कि अगर वाकई में आप बड़े संवेदनशील हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि गांव-गांव, मजरे टोले में अगर विद्युत पहुंचे, तो उसमें जिनने घोटाला किया था उसमें जो दोषी थे उनके ऊपर आपको जांच बिठानी चाहिए, उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उस घोटाले का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। हम किसी को चोर कहें उससे पहले यार कम से कम प्रैक्टिकल करें, सही उसकी जाँच करें, तो मेरे पास आ जाने दो, उस समय बात करेंगे। कार्रवाई क्या हुई है आपको देखने को मिलेगा।
और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी को लेकर हो रही सियासत के बीच सरकार ने लगभग 4 लाख युवाओं को राहत दी है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जेल भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। जेल भर्ती परीक्षा 11 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगी। 17 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इस परीक्षा में शामिल हो रहे उम्मीदवारों को नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड में केंद्रों का नाम भी दर्ज होगा। दरअसल पहले परीक्षा 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रवेश पत्र जारी होने के बाद परीक्षा कराने वाली प्राइवेट एजेंसी ने 3 परीक्षा केंद्रों में अचानक बदलाव कर दिया था। इसके बाद पीईबी ने जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा को तत्काल स्थगित कर दिया था। भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन पर बैठे 500 से ज्यादा कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुलिस ने लाठियां बांधकर खदेड़ दिया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को काफी देर से हटाने के लिए कह रही थी, लेकिन नहीं मानने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरन उठाने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शनकारी भी उग्र हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बांधना शुरू कर दी, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने सिर्फ 1 दिन की अनुमति ली थी। आज गैस पीड़ित संगठनों ने भी प्रदर्शन की अनुमति ली थी। ऐसे में पहले इन लोगों को दोबारा अनुमति लेने को कहा गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्हें बलपूर्वक हटाना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी और अस्पतालों और दूसरी जगहों पर सेवाएं दे चुके हैं। सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से भी मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होने पर भोपाल में बुधवार से प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में नकली हींग बनाने वाले फैक्ट्री पर अब प्रशासन का डंडा चला है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई करते हुए काली मिर्च का वजन बढ़ाने के लिए की जा रही मिलावट पर कार्रवाई की है। वहीं खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। मिलावटखोरों के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुरैना के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के सिरथरा गांव के अवैध रूप से बनाए गए यहां दूध में मिलावट के इस केंद्र पर छापा पड़ा। बताया जा रहा है कि यहां भी रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई से मिलावट माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा के सुहागी में टोल प्लाजा के पास बीती रात एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने 5 टोल कर्मियों को रौंद दिया, जिससे टोल प्लाजा में काम करने वाले 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं 2 कर्मचारी घायल हो गए। गंभीर हालत में उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में टोल कर्मचारी आ गए। घटना के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं ट्रक की चपेट में आए सभी शवों को निकाला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की बात कही है। भोपाल गैस कांड को हुए 36 साल हो चुके हैं, लेकिन गैस त्रासदी से मिले जख्म आज भी पीड़ितों के जहन और जिस्म में ताज़ा है। अपने इसी दर्द को आज गैस पीड़ितों ने मानव श्रृंखला के जरिए देश और दुनिया के सामने रखा। हर बार गैस पीड़ित भारत टॉकीज से लेकर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री तक रैली निकालते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते पीड़ितों ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने ही मानव श्रृंखला बनाई। साथ ही पीड़ितों ने गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन का पुतला भी फूंका। इस श्रृंखला में मौजूद लोगों का कहना है कि इतने साल गुजरने के बाद भी सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि 3 दशक में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन त्रासदी के पीड़ितों का दर्द कम नहीं हुआ। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि जहरीली गैस का शिकार बने परिवारों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। छत्तीस साल पहले मिला जख्म आज भी हरा है। राजधानी भोपाल में 36 साल पहले गैस त्रासदी कांड हुआ था। ये वो जहरीली रात थी जिसका जहर आज भी लोग पी रहे हैं। आज गैस त्रासदी को 36 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी अगर हम यहाँ के लोगों की हालात की बात करें तो वो एज इट इज़ बने हुए हैं। इस समय हम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने खड़े हैं और यहाँ पर गैस पीड़ितों ने एक मानव श्रृंखला बनाई है और उस मानव श्रृंखला में उन्होंने इस मानव श्रृंखला से साफ जाहिर होता है कि आज भी लोग सही मुआवजे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। 36 साल हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि 36 साल भी कितने हालात बदले हैं? 36 साल में हालात अच्छाई की तरफ नहीं बुराई की तरफ बदले हैं, लेकिन लोगों में जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां वो बढ़ गई हैं और सरकार जो है वो आज तक हमारी मांगों को नहीं मान रही है, ना ही वो गैस पीड़ितों को उनका मुआवजा और उनका हक दिलवा रही है। हमारी आज मांगे हैं सरकार से कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे आंकड़े पड़े हुए हैं पहले उसे सही करवाएं। बिल्कुल,
तो देखिए जो हालात हैं वो आज भी जस के तस बने हुए। कोरोना जैसी महामारी है और इस महामारी में ख्याल रखा गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसीलिए मैं कैमरामैन को दिखाना कहूँगी कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जितने भी लोग मानव श्रृंखला में खड़े हैं उन सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। देखिए 36 साल इस गैस त्रासदी कांड को हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इससे प्रभावित हैं। चौथी पीढ़ी जो पैदा हो रही है वो भी आज विकलांगता जो है उस चौथी पीढ़ी में भी अभी भी है। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि 36 साल का जो जख्म है वो अब भर गया है। नहीं, जो 36 साल का जख्म है वो आज भी उतना ही हरा है जितना 36 साल पहले था। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। 52 एकड़ में फैले इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में सैर के लिए जाना आसान नहीं है। 4 साल से यहां बैटरी वाली कार का प्रस्ताव अटका हुआ है। अब सैलानियों को भी इतने बड़े चिड़ियाघर में परिवार के साथ पैदल चलना तकलीफदायक साबित हो रहा है। दरअसल चिड़ियाघर के अंदर 55 पिंजरों में रहने वाले जानवरों को देखने आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें बच्चों के साथ ही महिलाएं और बुजुर्गों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन जू के सफ़र में लोग चलते चलते थक जा रहे हैं और इसी समस्या से सैलानियों को निजात दिलाने के लिए प्रबंधन ने PPP मॉडल से बैटरी वाली कार चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसकी आज तक शुरुआत नहीं हो पाई है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है मैडम, कि जैसे अपन बच्चे लोगों को लेके जाते हैं तो तकलीफ़ होती है चलने में, देखने में, और काफ़ी भीड़ भी होती है और दिक्कतें बहुत सारी हो गई। पिंजरे बहुत सारे हो गए हैं, जगह जगह जाना पड़ता है। अभी मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं दूसरी जगह भी और चिड़ियाघर में गया हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा है जैसे मतलब तरह तरह की सुविधा रहती है गाड़ी वगैरह में, और बड़े बड़े भी रहते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए सुविधा अच्छी रहती है। बट अपने यहाँ पे अभी इंदौर से है, तो इंदौर में अभी इस हिसाब की सुविधा नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।